इनसे मिलिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी को। राजेंद्र जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद ममता जी, मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे याद किया और आपसे आज इस तरह से रूबरू होकर बात करने का मौका मिला। जी, सबसे पहले राजेंद्र जी, हम आपको आपके बचपन की दुनिया में लिए चलते हैं। हरियाणा की गलियों में याद कीजिए बचपन के वो दिन और साझा कीजिए कुछ यादें हमारे श्रोताओं से। मुझे जो याद आता है, मेरा शौक जी नाटकों की तरफ बढ़ा, वो सिर्फ मुझे याद आता है। गली में जैसे बच्चे आपस में, मोहल्ले के बच्चे सारे मिलकर के रामलीला के दिनों में कुछ लाठियां ले ली, उन पर कुछ साड़ियां और उसके पर्दे वर्दे बना लिए और कुछ छोटे छोटे नाटक स्किट्स नुमा वो करने लगे। फिर हाई स्कूल में गया तो वहां भी जब एनुअल फंक्शंस में नाटक होते थे उनमें मैं भाग लेने लगा। कॉलेज गया तो मेरे को याद आता है कि मुझे किसी भी पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, नींद आती रहती थी क्लास में। बट वहां पर भी जब नाटक होते थे या यूथ फेस्टिवल के प्रोग्राम होते थे उनमें बड़ा बढ़ चढ़ कर मैं हिस्सा लेता था। शायद वही सारी चीजें रही जिनकी वजह से मुझे एकेडमिक पढ़ाई के बाद सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चला गया और नाटकों की तरफ रुझान हो गया। जी, तो उन दिनों की कोई यादगार घटना आप साझा करना चाहेंगे? नाटक सीखने की प्रक्रिया होती थी, दौर था, या कोई कालजयी नाटक जब स्टेज पर किया हो? नहीं, मैंने किए बहुत सारे। फर्स्ट ईयर में ही मुझे बड़े अच्छे अच्छे नाटक और वो करने को मिले, रोल करने को मिले। अगर याद हो तो बताएं। हाँ, उनमें से एक नाटक तो मुझे याद पड़ता है, स्कंदगुप्त नाटक था। एक चौक सर्कल खड़िया का घेरा के नाम से ब्रेख्त का बड़ा मशहूर नाटक है, वो था। लेकिन साथ साथ एक बड़ी घटना मेरे साथ ये हुई थी कि फर्स्ट ईयर पास करने के बाद उन्होंने मुझे स्पेशलाइजेशन के लिए एक्टिंग में भेज दिया था। हमारे यहाँ पहला साल जनरल होता है, बाद में वो खुद तय करते हैं कौन बच्चा किस विधा में ज्यादा उसकी रुचि है या उसको बिलोंग करता है, उसकी एप्टीट्यूड वो वाला है। हुआ ये कि मैं एक्टिंग में पास होके आ भी गया, एक्टिंग करता भी था, बट मैं बड़ा शाई सा लड़का था। मैं अपनी बात कभी भी ठीक से कह नहीं पाता था, हालांकि रोल मिलते थे करता था, बट उसके बाद भी अदरवाइज मैं बड़ा गुमसुम सा, चुप, जैसे कंफ्यूज सा रहता था। अपनी बात को कहने की वो नहीं थी। तो नतीजा ये हुआ कि फर्स्ट ईयर से जब मुझे सेकंड ईयर में भेजा गया तो मेरी परफॉर्मेंस फाइनल में एज एन एक्टर बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि मुझे सेकंड ईयर में भेज दिया गया तो मैं मुझसे बहुत अपने अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। तो मैं उस समय के डायरेक्टर अलकाजी साहब के पास चला गया कि साहब मैं तो खुश नहीं हूँ अपने आप से और मुझे लगता है मेरे अंदर एक्टिंग की कैपेबिलिटीज नहीं है, जो मैं करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता एक्चुअली मंच पे जब जाता हूँ मैं। और मुझे लगता है दूसरे मेरे मुकाबले में सारे जो एक्टर्स हैं वो ज्यादा आसानी से वो सब कर पा रहे हैं, मैं कुछ मुझे रोकता है, झिझकता है मेरा। तो मैं इसको सेकंड ईयर को दोबारा करना चाहता हूँ और मैं एक्टिंग छोड़ करके मैं डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी सी घटना है जिस पर काफी प्रतिक्रियाएं हुई, बोले हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने कहा सर मेरे को तो करना है, अब आप देख लीजिए क्या करना चाहते हैं। मेरे को कुछ उनको लगा, जो भी लगा उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। आप किस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं और आप दोबारा सेकंड ईयर कर लीजिए। मतलब मैं एक्टर बना हूं, डायरेक्टर बनने के बाद डायरेक्शन करनी पड़ी मुझे अपने अंदर के एक्टर को निकालने के लिए। और शुरुआत मेरे जीवन की कैरियर जो है वो एज ए डायरेक्टर ही रही है नाटक के अंदर। राजेंद्र जी, अब हम आपके करियर के बारे में छलांग लगाना चाहते हैं। वो सीरियल्स के दिन को याद कीजिए जो दूरदर्शन का जमाना था और कहाँ गए वो लोग। सीरियल था श्याम बेनेगल का सीरियल यात्रा या फिर भारत एक खोज। ये वो दौर था जब लोग सारे काम मुलतवी करके दूरदर्शन के सामने बैठकर देखा करते थे। मैं उस तरह से बड़ा सोचता हूँ, बड़ा सौभाग्यशाली रहा, या मेरी टाइमिंग बम्बई आने की बड़ी इत्तेफाक से बड़ी सूट कर गई मुझे। खासकर सीरियल्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो हम लोग शुरू हो चुका था। तो मैं जब आया यहाँ पर, हम लोग तो दिल्ली में बनता था, तो बम्बई तो कमर्शियल नगरी है, यहाँ तो वो शुरू होना ही था। देखा देखी यहाँ बहुत सारे सीरियल शुरू हो गए थे बनने, टीवी पर भी आने शुरू हो गए थे। ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था। उस समय आने के 2-3 महीने बाद ही मुझे लगता है, मैं जून में आया था और अगस्त में ही मैंने एक शूटिंग की थी, जुलाई अगस्त, मतलब दूसरे महीने बाद ही। एक कहानी नाम का एक सीरियल बना करता था जिसमें मंजू सिंह एक प्रोड्यूसर थी और उस सीरीज के या उस कहानी के डायरेक्टर थे अपने मशहूर विनोद पांडे डायरेक्टर साहब, जो फिर भी जिन्होंने बनाई थी। उन्होंने एक कहानी बनाई श्रीकांत वर्मा की जिसका नाम था बॉस।
उस कहानी में मुझे वो मेन रोल उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से मेरा शुरू हुआ। उसके कुछ दिन बाद ही मुझे बासु चटर्जी, एक सीरियल उन दिनों काफी मशहूर था उनका, चल रहा था रजनी नाम का, उसमें मुझसे उन्होंने 3-4 एपिसोड्स करा लिए। उन्हीं का एक दूसरा सीरियल भी उन दिनों एयर पे था, दर्पण, वो भी कहानियां थी अलग अलग, उसमें भी मुझसे करा लिया। इस तरह से एक अपने आप ही एक चेन सी विद इन 2-3 मंथ्स ये बन गई और काम करने लगा। साथ साथ थोड़ी सी उन दिनों तक थोड़ी सी अच्छी फिल्में जिनको एनएफडीसी प्रोड्यूस किया करता था, सुधीर मिश्रा अपनी पहली फिल्म बना रहे थे, ये वो मंजिल तो नहीं, उसमें उन्होंने ले लिया। श्याम बेनेगल साहब का यात्रा मिल गया। तो सबके सब बड़ा कंटेंट बेस्ड उस तरह का काम होता था। 3-3 दिन में एक 20 मिनट का 22 मिनट का एक सीरियल बनता था। 13 एपिसोड के सीरियल होते थे। तो बहुत तरह तरह का वेरिड काम करने का मुझे मौका मिला और अलग अलग रोल और काफी नाम होने लगा। ये 4-5 साल के अंदर ही 93 या 92 में शायद एक पहली इंडिया में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड शुरू हुई, जिसके अंदर मेरा नाम मैक्सिमम नंबर ऑफ रोल्स करने के लिए उन्होंने दर्ज किया उस समय तक। सबसे ज्यादा सीरियल आपके नाम है जी। तो हमें बताइए कि वो जो दौर था सीरियल्स का, फिर अचानक टीवी चैनल्स के जैसे कई चैनल्स आ गए टेलीविजन पर और सीरियल्स के धारावाहिकों के सैलाब आ गए। तो ऐसे में कितना मुश्किल होता था फिर आपको रोल करना और अपने को स्थापित किए रहना? नहीं, उसमें ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वो बहुत ज्यादा भीड़ में फिर पहचान बनाना आपकी, हालांकि मेरी पहचान बन चुकी थी जी, पहचान को मेरी तो बन चुकी थी तो काफी जगह से। लेकिन क्या होता है, आप जब पहले से काफी काम कर रहे हैं तो नए चैनल्स जो होते हैं या नए प्रोग्राम वाले, वो कई बार ये भी सोचते हैं बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, ये तो बहुत ओवर एक्सपोज्ड है, तो वो आपको थोड़ा अवॉइड करते हैं। दूसरा, आप एक अपेक्षा भी करते हैं कि भाई अब तक मुझे तो मेरी फीस इतनी हो गई है, इतना मुझे मिलना चाहिए। तो उस लेवल पर हो सकता है कि समय समय पर किसी को ये लगे कि भाई मेरी जरूरत या उतना मुझे वो काम नहीं दे रहे हैं। तो प्राइवेट चैनल्स का काम मुझे कंपैरेटिवली जब ये शुरू हो गई थी, उसमें काफी देर बाद इन लोगों ने मुझे काम देना शुरू किया जी। फिर दूरदर्शन पे मेरा एक बहुत बड़ा धारावाहिक बहुत बड़ा हिट हो गया था, जो उसी दौर में था जब वो साथ साथ प्राइवेट चैनल शुरू हो रहे थे, और वो धारावाहिक था मेरा चंद्रकांता। चंद्रकांता में पंडित जगन्नाथ बहुत पॉपुलर थे और प्रोड्यूसर्स और राइटर्स को शायद ये लग रहा था कि ये कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हो गया है, तो उन्होंने उसका एक नेगेटिव वर्जन भी क्रिएट कर दिया। एक शनि नाम के कैरेक्टर को ले आए जो नेगेटिव था, जो उसका भाई ही था पंडित जगन्नाथ का। तो उधर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया मैं और बिजी भी हो गया। मैंने भी इधर ज्यादा प्राइवेट चैनल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया, उधर वो भी। तो वो एक ऐसी स्थिति हो गई, हमसे जाया ना गया, उनसे बुलाया ना गया, फासला प्यार में दोनों से निभाया ना। क्या बात है। हालांकि अभी जब हम लोगों ने देखना शुरू किया सीरियल नियमित रूप से प्राइवेट चैनल्स पे, तो हमें याद आ रहा है बालिका वधू में कुछ नेगेटिव किरदार था और जब आप पर्दे पर आते थे तो हम लोग कहते थे अरे कहाँ से आ गए। तो ये आपकी सफलता है। हाँ, फिर आपने उसकी बात छेड़ी, बालिका वधू की। बहुत अच्छा सीरियल था वो, और मैं खुद उसको देखा करता था, बहुत पसंद करता था कि क्या कमाल का। और खासकर क्या होता है, बहुत कमाल का कोई एक्टर होता है ना, तो बात अपने आप में कुछ और हो जाती है। और सुरेखा सिकरी मेरे हिसाब से कुछ ऐसी एक्ट्रेस हैं कि वो जब होती हैं पर्दे पर, तो आप बाकी कुछ नहीं भी है तो सब कुछ को आप देखने लगते हैं उसके बाद। और उसके अंदर जब ये ऑफर आई मेरे पास, जिस प्रोजेक्ट की आप फैन हैं, उसमें जब ऑफर आए, और वो भी एक ऐसे रोल की जिसमें वाकई आपको भी अपने काम करने का एक चुनौतीपूर्ण मौका मिले, तो आप स्वाभाविक हाँ कर देंगे। तो मुझे बड़ा मजा आया वो करने में। राजेंद्र जी, अब हम आपकी फिल्मों का भी जिक्र करना चाहेंगे। लगान आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म रही है, तो आमिर खान, आशुतोष गवारीकर, इन लोगों से जुड़ी हुई कोई याद, कोई यादगार घटना बताना चाहेंगे? अपनी एक्टिंग से जुड़ी हुई कोई बात? आप एक सीनियर कलाकार बन चुके थे और ये आपसे जूनियर, कैसा अनुभव था? एक्टिंग से जुड़ा तो कुछ खास ऐसा मुझे याद नहीं आता कोई इंसिडेंट हुआ हो, मगर अपने आप में लगान मेरे जीवन की कभी ना भूलने वाली एक यादगार, बड़ी पॉजिटिवली ऐसी याद है जो मुझे लगता था अच्छा ऐसा भी होता है। बहुत ही पॉजिटिव वहाँ का माहौल था, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत डिटेल में काम हो रहा था। ये तो रहा पूरा डायरेक्शन का और उसका क्रिएटिव का अनुभव। उसके अलावा एक प्रोडक्शन का अनुभव होता है जो पहली बार, कम से कम मेरे अपने अनुभव में, उतने ज्यादा फिल्मों के मेरे अनुभव नहीं है जितने टेलीविजन के हैं, तो लगान अपने आप में इस सब से हटकर एक बड़ा पॉजिटिव एक अनुभव था। प्रोड्यूसर भी इतना पेशेंस के साथ, इतने बेस्ट
इंतजामात उन्होंने मुहैया कराए थे आमिर खान साहब ने, और पूरा उनका बिहेवियर हर एक के साथ एज ए को एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर तो डायरेक्टली वो नहीं थे पिक्चर में सामने, उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने संभाल रखा था मोर्चा। मगर फिर भी वहां किसी किस्म की किसी एक्टर को कभी, छोटे से छोटे बड़े से बड़े को कभी कोई शिकायत नहीं थी प्रोड्यूसर से। बल्कि ये था कि कमाल है भाई, ऐसे भी लोग हैं कि आपके लिए अपना काम करने आए हैं, तो एक्टर्स का और सबका मन होता था आप अपना भी ज्यादा से ज्यादा सहयोग मैं दे सकूं। इस मामले में वो बहुत यादगार एक मेरा अनुभव है जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। राजेंद्र जी, हम आपकी और कुछ फिल्मों का जिक्र करना चाहेंगे। बाद की फिल्मों का तनु वेड्स मनु है, फिर उसके पहले मिशन कश्मीर है, गुरु, और इनमें से आप बताइए कौन सी आपके दिल के करीब। मैं जिक्र करना चाहता हूँ मणिरत्नम के साथ काम। गुरु कमाल के डायरेक्टर है, एक तरह का क्या वो जादू सा क्रिएट करते हैं कैरेक्टर्स को, और कितना डिटेल में वो काम करते हैं, वो कभी आप भूल नहीं सकते। उसमें मैंने जो हीरो थे अपने अभिषेक बच्चन, उनके फादर का रोल किया था। स्कूल मास्टर होता है, किस तरह से अपने बच्चे को वो डांटता रहता है, बच्चा सुनता नहीं, लेकिन वो तो अपने ट्रिप पर है ना बच्चा तो। और ज्यादा उन्होंने नहीं दिखाया था, लेकिन शुरू का बचपन का दिखाया था, और उसके बाद एक समय में और दिखाया था जब उसकी शादी हो जाती है और वो ट्रेन से जा रहे हैं अपनी पत्नी को लेकर के, और जिस तरह से वो पिक्चराइज करते थे, लोकेशंस का ढूंढना उनका, सीन की डिटेलिंग में भव्य एक होता था, और टच भी करता था और सुंदर तो दिखता ही था। वो दोनों चीजों का एक, और फिर इतनी डिटेल में वहां पर, प्लस उनका डायरेक्शन, जिस तरह से वो आपसे बात करते थे बाकी एक्टर्स के साथ, जिस तरह से काम को लेकर वो इतने परफेक्शनिस्ट हैं, वो अपने आप में यादगार एक मेरा अनुभव है जी। और अब अपनी ओर से सर राजेंद्र जी, आप हमारे तमाम श्रोताओं को, खास तौर से उन श्रोताओं के लिए जो एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, कुछ कहिए। मेरे समय में उतना नहीं था एक्सपोजर, अब तो बहुत एक्सपोजर है एक्टर्स के लिए, क्योंकि जितना आप दूसरे एक्टर्स को देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या होती है, एक्टर के पास पहला टूल होता है उसकी अपनी टेक्स्ट स्क्रिप्ट। तो पहले तो मैक्सिमम नाटकों की, कविताओं की, कहानियों की स्क्रिप्ट्स आपको पढ़नी चाहिए। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद ओवरऑल अपने आप से हटकर एज एन एक्टर उसको ना देख करके एक बिल्कुल न्यूट्रल पाठक की तरह से आपको उसे समझना चाहिए। हवा में किसी एक्टर को नकल करने की कोशिश से कभी मुझे नहीं लगता आप अच्छे एक्टर बन सकते हैं। सही बात। और अब सचमुच कह रहे हैं कि बहुत दिलचस्प बातचीत आपसे चल रही है। जी नहीं चाह रहा है कि इस बातचीत पर हम विराम दें, लेकिन घड़ी की ओर हम जब देख रहे हैं तो एक पाबंदी है वक्त की, और इस कार्यक्रम को समेटने का समय आ चुका है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका पूरे विविध भारती परिवार की ओर से। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुद यहाँ आकर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता राजेंद्र गुप्ता से अपनी रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी तकनीकी सहयोगी सुषमा सुरटकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम बस यहीं तक। इनसे मिलिए।